है कि क्या सही है और क्या गलत है। सही और गलत की विवेचना कैसे करेंगे, कैसे ये समझ में आएगा, ये अपने आप में एक जटिल प्रश्न है और इसीलिए नीति शास्त्र है। और तब हम एथिक्स को समझना, पढ़ना इत्यादि इत्यादि चाहते हैं। मैं एक छोटी सी घटना आपसे बांटता हूँ, शेयर करता हूँ। मैं जब खुद विद्यार्थी था तो इलाहाबाद, जिसको उस समय कहते थे आज प्रयागराज है, उसमें मैं रहता था और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैं अपना अध्ययन पूरा कर रहा था। मेरी तबीयत खराब हुई और मैं किसी दवा की दुकान से डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा लेने गया। उस समय 20 रुपया का नोट मैंने दिया। 20 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी। ये लगभग 1984-85 की बात है। मैंने 20 रुपये का नोट केमिस्ट को दिया। केमिस्ट में जो लेडी बैठी हुई थी, कमला फार्मेसी के नाम से ये एक फार्मासिस्ट होते थे, दुकान होती थी, उन्होंने मुझे ऐसे रुपया वापस किया जैसे मैंने 50 का नोट दिया हो। यानी वह विद्यार्थी जिसका कुल महीने का खर्चा 200 रुपये में चल रहा हो, उसको 30 रुपया 15% अतिरिक्त धन मिल गया। गलती किसकी थी? गलती वो लेडी की थी जो इस केमिस्ट पर बैठी हुई थी, जो इसकी मालिक थी। मैं पैसा वापस लेकर छात्रावास हॉस्टल आ गया। बैठा रहा, बहुत देर तक सोचता रहा। मेरे समझ में ये बात आई नहीं, पची नहीं। तो मैं कुछ देर बाद फिर साइकिल उठाई और चला गया और उनको मैंने 30 रुपया वापस किया और बताया कि ये आपने मुझे गलती से दे दिया था। यहां तक तो बहुत बहुत अच्छी बात है, एथिक्स है। यही बात मैंने अपने बच्चों को बताई। 2 बेटे हैं मेरे, छोटे छोटे थे तब, 8-9 साल के। तब मैंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी घटना हमारे साथ हुई। अरे, बड़े बेटे के तो रंग ही उतर गया चेहरे का। मैं घबराया कि मैंने अपने बच्चों को क्या शिक्षा दी है। 30 रुपया वापस करने को ये उचित नहीं मान रहा। ये कहता है मैंने गलत किया। इसके चेहरे की देखिए, रंग बदल गया। तो मैंने सोचा कि इसको कुछ कहने से पहले आओ बात को समझते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ बेटा, मैंने कुछ गलत किया क्या? तो बोला नहीं, मुझे लग रहा है कि आप लेके कैसे आ गए। ओ माय गॉड। यानी वही बात जिसको मैं वापस करने को उचित मान रहा था, सही मान रहा था, अगली पीढ़ी ने कहा कि आप लेकर ही कैसे आ गए। देखिए, जिसको हम बहुत एक अच्छी स्थिति, अपनी एक अच्छी बात की तरह कहानी बता रहे हैं, वही गलत बात मानी गई। क्या सही है, क्या गलत है, कब क्या सही है, कब क्या गलत है, किन परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए, किन परिस्थितियों में क्या नहीं किया जाना चाहिए, मित्रों, इसको तो हमें समझना ही होगा। और इसीलिए है यह नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति। आइए कुछ बातें समझते हैं, देखते हैं। 8 यूनिट्स हैं। 7 यूनिट्स में हमें कुछ कुछ पढ़ना है और 8वीं यूनिट में केस स्टडी है। पहली यूनिट नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध यानी एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस की है। मैं आपको एक बार यूनिट 1 पूरी दिखा देता हूं। यह है मित्रों यूनिट 1 का पूरा कंटेंट। यानी यूनिट 1 में हमें इतनी बातें पढ़नी है: एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, ethics in private and public relationships, human values, lessons from lives and teachings of great leaders, reformers and administrators, role of family and society and educational institutions in inculcating values. मैंने क्या किया, मैंने इसको 9 भागों में बांट दिया। धीरे धीरे करके एक एक भाग के बारे में हम बात करते चलेंगे। आज हम किसकी बात कर रहे हैं? आज हम भाग 1 की बात कर रहे हैं, नीति शास्त्र। नीति शास्त्र क्या है, इसकी बात हम आज करने जा रहे हैं। शनै शनै धीरे धीरे हम 1.2, 1.3, 1.4 पूरी बात करेंगे। तो आइए देखें कि नीति शास्त्र क्या है, नीति शास्त्र की अवधारणा क्या है। 2 बातें हैं इसमें।
नीति शास्त्र क्या है और नीति शास्त्र क्यों है, एक एक करके आइए देखें। सबसे पहले कि ये नीति शास्त्र क्या है। नीति शास्त्र क्या है? नैतिक निर्णयों के संदर्भ में संकल्प, उत्तरदायित्व, शुभ अशुभ, कर्तव्य अकर्तव्य इत्यादि के प्रत्ययों का विश्लेषण करने वाला शास्त्र नीति शास्त्र है। कौन सा शास्त्र नीति शास्त्र है? जो यह देखता है कि क्या किया जाना चाहिए, कब किया जाना चाहिए, क्यों किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, और तब हम ये समझ पाते हैं कि ये नीति शास्त्र है। ये परिभाषा हमने कहां से ली? यह परिभाषा हमने ली दर्शन शास्त्र परिभाषा कोश, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। अब देखिए, आपके लिए एक नई बात हम कह रहे हैं, नया डायमेंशन खुल रहा है कि हम प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हमारे लिए वह बात बहुत ऑथेंटिक होती है, मान्य होती है, जिसको भारत सरकार कहती है। बाकी कोई कुछ भी कहे, बीबीसी कहे, वॉइस ऑफ अमेरिका कहे, न्यूयॉर्क टाइम्स कहे, डेली अखबार कहे, कोई कुछ भी कहे, हमसे कोई लेना देना नहीं। जब भारत सरकार कुछ कहती है तो वहां हमारे लिए वह बात सत्य होती है, वही अंतिम सत्य होती है। तो हम अब परीक्षा की तैयारी करते समय भी आइए इस बात का ध्यान रखें कि जिन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हम कर रहे हैं वह कहां से आ रहे हैं? भारत सरकार से। तो भारत सरकार ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया। यह आयोग विभिन्न विषयों की तकनीकी शब्दावलियों की परिभाषा देता रहता है और सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि इसके द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं वही मान्य होंगी। एनसीईआरटी या अन्य बहुत सारे आयोग तो बाध्य हैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग करने के लिए, उन्हीं परिभाषाओं को मानने के लिए जो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग देता है। तो हमने किसकी परिभाषा ली? सबसे पहले हमने सबसे पहले परिभाषा ली वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की। क्या परिभाषा है? नैतिक निर्णयों के संदर्भ में संकल्प उत्तरदायित्व। संकल्प उत्तरदायित्व का क्या मतलब हुआ? मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं और मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मैंने एक ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो मेरी क्या जिम्मेदारी बन जाएगी। मैं अगर कोई दूसरा ऑप्शन एक्सरसाइज करता तो क्या जिम्मेदारी बनती। यह है संकल्प उत्तरदायित्व। शुभ अशुभ, किसको हम शुभ माने और किसको हम अशुभ माने, ये हमारे निर्णय का विषय हो सकता है। इसी तरह से कर्तव्य अकर्तव्य, क्या करें क्या ना करें, दुविधा है। तो नैतिक निर्णयों के संदर्भ में क्या करें क्या ना करें इत्यादि बातों का विश्लेषण करने वाला शास्त्र नीति शास्त्र है। अब दूसरी भाषा, दूसरी परिभाषा, दूसरा स्रोत नीति शास्त्र के लिए अंग्रेजी भाषा में एथिक्स शब्द का प्रयोग होता है। तो फिर ये एथिक्स आया कहां से? क्योंकि जो सिलेबस बना वो तो पहले इंग्लिश में बना, अंग्रेजी में बना, फिर उसको हिंदी में या अन्य भाषाओं में अनुवादित किया गया। तो हमें एथिक्स ओरिजिनली अंग्रेजी में क्या है उसको भी समझना चाहिए। तो एथिक्स में क्या समझा जा रहा है? एथिक्स शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी भाषा के एथिक्स या एथिकॉस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? रीति रिवाज, आदत या प्रचलन। क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, हमारे यहां की रीति क्या है। भाई हमारे यहां तो कैसे काम किया जाता है, हमारे यहां तो भाई सबसे पहले सुबह उठकर नहा धोकर ही रसोई घर में जाया जाता है। क्या हर परिवार में ऐसा होगा? ना। तो रीति रिवाज क्या है, प्रचलन क्या है, ये एथिक्स या एथिकॉस शब्द का अर्थ है। इसे हम हिंदी में नीति शास्त्र,
व्यवहार दर्शन, नीति दर्शन, नीति विज्ञान या आचार शास्त्र भी कहते हैं। तो अब आपके लिए स्पष्ट हो गया कि जब भी हम एथिक्स कह रहे हैं तो हम नीति शास्त्र कह रहे हैं, हम व्यवहार दर्शन कह रहे हैं, हम नीति शास्त्र कह रहे हैं, नीति दर्शन कह रहे हैं और नीति विज्ञान कह रहे हैं। सब एक ही बात है। यह है नीति शास्त्र। आइए देखें कि नीति क्या है। फिर नीति क्या है? नीति है व्यवहार का ढंग, बर्ताव का तरीका, लोक व्यवहार हेतु नियत किया गया आचार। अब अंग्रेजी का जो शब्द है एथिक्स, जिसको हमने समझा नीति शास्त्र, यानी अब हम हिंदी में जब समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हमने नीति शास्त्र पकड़ लिया। नीति शास्त्र को और कैसे कैसे कहा जा रहा है ये मैंने अभी आपको बताया। तो नीति शास्त्र में दो शब्दों की संधि है, नीति और शास्त्र। अब जब दो अलग अलग शब्द हैं तो आइए देखते हैं नीति का अर्थ क्या है। नीति का अर्थ है व्यवहार का ढंग, बर्ताव का तरीका, लोक व्यवहार हेतु नियत किया गया आचार। तो फिर शास्त्र क्या है? शास्त्र किसी विषय, विशिष्ट विषय, यूं ही विषय नहीं, विशिष्ट विषय या पदार्थ समूह से संबंधित क्रम से संग्रह करके रखा गया समस्त ज्ञान। बस इतनी सी बात। क्या है? किसी विशिष्ट विषय या पदार्थ समूह से संबंधित क्रम से संग्रह करके रखा गया समस्त ज्ञान, जितनी नॉलेज है उस एरिया से जुड़ी हुई, उसको जब हम क्रम से संग्रहित करके रख देते हैं तो इसको हम कहते हैं शास्त्र। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य शिव प्रताप सिंह साहब, जिनके साथ मैंने पीएचडी किया, वो कहते थे कि शास्त्र तभी आएगा जब भाषा आएगी। तो भाषा की जानकारी का होना भी शास्त्र की जानकारी के लिए बहुत आवश्यक है। शास्त्र क्या है? किसी भी विषय या पदार्थ समूह से संबंधित क्रम से संग्रह करके रखा गया समस्त ज्ञान। उदाहरण है हमारे पास भौतिक शास्त्र, अर्थ शास्त्र, राजनीति शास्त्र। इस तरह के हमारे पास तमाम उदाहरण हैं। भौतिक शास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्प शास्त्र, प्राणी शास्त्र, अर्थशास्त्र, विद्युत शास्त्र, वनस्पति शास्त्र। आप किसी न किसी विधा से आए ही हैं निकलकर, आपने कोई न कोई डिसिप्लिन से स्टडी किया है। तो यहां जिस भी ब्रांच ऑफ स्टडी से आपने पढ़ा है उसी को शास्त्र कहा जा रहा है। तो शास्त्र है क्या? शासु अनुशिष्टों से निष्पन्न है शास्त्र, जिसका अर्थ क्या है? अनुशासन या उपदेश करना। ओह वाह, मजा आया, ये तो देखिए नई बात पता चल गई। तो शास्त्र करता क्या है? शासु अनिशिष्टों का अर्थ अनुशासन या उपदेश करना। शास्त्र बताता है कि अनुशासन कैसे होगा, डिसिप्लिन कैसे होगा। डिसिप्लिन का मतलब ये कि फिर से है वही, कैसे व्यवहार करें। या शास्त्र क्या बताता है? बताता है कि कैसे काम किया जाए, उपदेश देता है। किसी भी विषय, विद्या अथवा कला के मौलिक सिद्धांतों से लेकर विषय वस्तु के सभी आयामों का सुनियोजित सूत्रबद्ध निरूपण शास्त्र है। डॉक्यूमेंटेड है, सीक्वेंशियली अरेंज्ड है, लॉजिकली अरेंज्ड है, प्लान्ड है। तो ये हुआ दोस्तों शास्त्र। हमारे यहां शास्त्र की परिभाषा शास्त्री चो त्रायित चो शिषेत अनेन के रूप में की गई है। इसका अर्थ क्या हुआ? जो शिक्षा अनुशासन प्रदान कर हमारी रक्षा करती है। ओहो, कितनी बड़ी बात है कि वह शिक्षा जो अनुशासन देती है, किस लिए देती है? जिससे हमारी रक्षा हो सके, मार्गदर्शन करती है। कैसे? कभी कभी हमारी उंगली पकड़कर हमें चलाती है, बताती है यह शिक्षा
कि कब, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे करो, उसे ही शास्त्र कहा जाता है। शास्त्री चौत्रायित चो शिष्येत अनेन, यही है मित्रों शास्त्र। तो हमने एथिक्स शब्द जो अंग्रेजी वाला है वहां से अपनी बातचीत शुरू की और फिर ये समझा कि एथिक्स को हिंदी में तो नीति शास्त्र कहा गया, और भी तमाम प्रचलित शब्द मैंने आपसे बांटे बताए। अब नीति शास्त्र को हमने समझा कि ये तो दो शब्दों को मिलाकर बना है। दो शब्द कौन कौन से हैं? एक है नीति और दूसरा है शास्त्र। तो फिर हमने समझा कि नीति क्या है और शास्त्र क्या है, यानी इसकी मदद से हमने एक चरण पूरा कर लिया कि नीति शास्त्र क्या है। अब दूसरी बात हमारे सामने आती है कि नीति शास्त्र क्यों, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई। आइए देखें कि नीति शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता क्या है। क्या है नीति शास्त्र, यह तो हमने समझ लिया। अब हमें समझने की आवश्यकता है कि नीति शास्त्र क्यों पढ़ा जाए। क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप एक प्रशासनिक अधिकारी होने जा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी को उस तमाम नीति शास्त्र के अतिरिक्त और बहुत सारी बातों की जानकारी होना आवश्यक है जो आपने बचपन से जन्म लेने के पश्चात आज तक सीखी हैं। आपको बहुत नीति शास्त्र का ज्ञान है, आप बहुत सारी चीज़ों में सही गलत समझने का विवेक रखते हैं, समझते हैं, युवक हैं, अपनी दृष्टि रखते हैं और अपनी समझ से चीज़ों को सही गलत करते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो फिर अब क्यों नीति शास्त्र पढ़ाया जाए या पढ़ने की आवश्यकता हो? इसीलिए पढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि और बहुत से आयाम जिंदगी आपके सामने प्रस्तुत करेगी। तमाम परतें जिंदगी की खुलती जाएंगी, समाज की खुलती जाएंगी, ऐसे तमाम पहलू समाज के आपके सामने आएंगे जो इससे पहले कभी आपने सोचे ही नहीं। तो जब सोचे ही नहीं और वो सारी परिस्थितियां आपके सामने आएंगी तो कैसे आप उनको हैंडल कर पाएंगे? आपका प्रशिक्षण तो मसूरी में होना है, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। तो मसूरी के प्रशिक्षण के समय भी ये सिखाया जा सकता था, बिल्कुल सिखाया जा सकता था। लेकिन यदि प्रशिक्षण से पहले यह जांच परख लिया जाए कि आप प्रशिक्षण के लिए कितना तैयार हैं तो कितना मजा आएगा। यही तो बात हो रही है। आपको प्रशिक्षण से पहले यह देखा जा रहा है कि आप इसके कितने उपयुक्त हैं। अतः क्योंकि सिविल सेवा सेवक आप प्रशासनिक अधिकारी का संबंध समाज से होता है, अतः नैतिकता या नीति शास्त्र के ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है और हम चीजों को तार्किक ढंग से, क्रमबद्ध ढंग से समझ पाए, न केवल समझ पाए बल्कि समझा भी पाए, यह हमारी जिम्मेदारी होती जाएगी। शनै शनै हमें यह क्षमता विकसित करनी होगी। अतः यहां हम नीति शास्त्र का अध्ययन करते हैं। तो अब हमने दोस्तों समझ लिया कि नीति शास्त्र क्या है और नीति शास्त्र हम क्यों पढ़ते हैं। तो आइए देखें नीति शास्त्र को कैसे परिभाषित किया जा रहा है। तो नीति शास्त्र की कुछ परिभाषाएं एक एक करके। अरिस्टोटल, नीति शास्त्र मानव जीवन के चरम साधन का अन्वेषण है। हाईएस्ट ऑर्डर की बात हो रही है। हाईएस्ट ऑर्डर में जब आप कुछ इन्वेस्टिगेट करते हैं, जब आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो गई, रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह वगैरह सब हो चुका है, अब आपको लगता है कि नहीं आगे भी तो जीवन है, आगे भी तो हमें कुछ करना है। तो आगे आप धीरे धीरे विकसित होते जाते हैं, सभ्य समाज के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो वो आप देखते हैं नीति शास्त्र के रूप में। नीति शास्त्र इसीलिए मानव जीवन के चरम साधन का अन्वेषण है। जी मूर ने बताया कि नीति शास्त्र शुभ के प्रत्यय का विवेचन है। क्या शुभ है पकड़ना होगा, हमें इसको पकड़कर समझना होगा, और ये नीति शास्त्र शुभ के प्रत्यय का विवेचन है।
एक और परिभाषा है हमारे पास सामने विलियम लिली की। नीति शास्त्र समाज में रहने वाले मनुष्यों के व्यवहार का नियामक विज्ञान है। व्हाट इज दिस नियामक? ये नियामक क्या है? नियामक है रेगुलेटरी, जो ये तय करता है कि क्या होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। ये नियामन या रेगुलेशन कैसे होगा? तभी होगा जब इसका कोई तरीका हमारे पास हो, इसको हम स्थापित कर पाएं कि ये कैसे किया जाएगा। तो वही विलियम लिली कह रहे हैं कि यह समाज में रहने वाले मनुष्यों के व्यवहार का नियामक विज्ञान है। अब जब इतनी बात हमने समझ ली तो कुछ बातें देखिए विलियम लिली की परिभाषा से हमारे सामने और आ रही हैं। क्या बातें आ रही हैं हमारे सामने? हमारे सामने एक तो बात ये आ रही है कि समाज में रहने वाले मनुष्यों का ही अध्ययन यहां किया जाएगा। यानी हमें यह भी देखने की जरूरत है कि नीति शास्त्र की विषय वस्तु क्या है। आइए देखते हैं कि नीति शास्त्र की विषय वस्तु क्या है। नीति शास्त्र की विषय वस्तु के बारे में एक वाक्य में यदि कहें तो कह सकते हैं, मनुष्य के कर्मों या आचरणों का मूल्यांकन। किसका? मनुष्य। क्या? कर्मों या आचरणों का मूल्यांकन। यानी कौन है मनुष्य? ओहो, यह भी समझना पड़ेगा। हां, समझना पड़ेगा। सभी मनुष्य मनुष्य नहीं है। तो कौन मनुष्य मनुष्य है? वह मनुष्य है जो सामाजिक जीवन व्यतीत करता है और सामान्य है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति समाज में रहता हो और कोई व्यक्ति समाज में न रहता हो। साधु, सन्यासी, पर्वतों पर रहने वाले, वो तो समाज में नहीं रहते। या आप ये कह सकते हैं कि साधुओं का अपना समाज भी होता है। तो फिर वो साधुओं के समाज के नीति शास्त्र से चलेंगे। जो आम आदमी का नीति शास्त्र है, सामान्य मनुष्य का नीति शास्त्र है। ये जो हमारा सामान्य मनुष्य है, इसका नीति शास्त्र उन साधु सन्यासियों पर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उनका तो अपना नीति शास्त्र है, वो अपने नियमों से चलते हैं। और जो सामान्य मनुष्य के अतिरिक्त है लेकिन साधुओं के समाज में नहीं है या अपने किसी और समाज में नहीं है, अकेले रहते हैं, नितांत अकेले रहते हैं, तो वो भी हमारे इस नीति शास्त्र के अध्ययन का विषय नहीं है। तो कौन है हमारी नीति शास्त्र के अध्ययन का विषय? सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाला सामान्य मनुष्य। अब ये सामान्य मनुष्य कौन है? यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ है मानसिक रूप से, यदि कोई व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति नहीं रखता, नशे में है, उसको अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है, तो क्या आप उसको सामान्य कह पाएंगे? वही है असामान्य मनुष्य। तो केवल सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाला और सामान्य मनुष्य, यही विषय वस्तु है हमारी, यही नीति शास्त्र की विषय वस्तु मानी जाएगी और कोई विषय वस्तु हमारी नीति शास्त्र की नहीं है। यानी सीमाएं क्या हो गई या अपवाद क्या हो गया? बच्चे नहीं आएंगे, साधु सन्यासी नहीं आएंगे, जो समाज से बाहर रह रहे हैं वो नहीं आएंगे, समाज से बाहर रहने वाले व्यक्ति, मानसिक रूप से विक्षिप्त या पागल, किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित, और छोटे बच्चे भी। छोटे बच्चे क्यों? क्योंकि वो अपने कार्यों के परिणाम को नहीं समझ सकते। ओहो, यानी कार्यों के परिणाम की समझ का होना भी नीति शास्त्र के लिए आवश्यक हो गया। तो आइए देखें कि ये मानवीय कर्म फिर क्या है। एरिस्टोटल कहते हैं कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह सब कर्म है। जो भी करते जा रहे हैं भैया, वो सब कर्म है। और जब भी आप कुछ कर्म कर रहे हैं सामाजिक जीवन में, सामान्य मनुष्य, तो वो नीति शास्त्र की विषय वस्तु हो जा रही है। गीता में भी कहा गया है, अध्याय 18 श्लोक 15, शरीर, वाणी और मन से की गई क्रिया ही कर्म है। जब भी आपका दिमाग, वचन, शरीर कुछ करेगा तो वो क्रिया कर्म हो जाएगा। साधारण बोलचाल की भाषा में जो
कर्म शब्द है वो पाली भाषा के कम शब्द से आया है। ये जो पाली भाषा का कम शब्द है इसका अर्थ होता है क्रिया, माने कुछ किया जा रहा है, और इसको हम कहते हैं ये कर्म है। लेकिन दर्शन शास्त्र में, फिलॉसफी में, जो हमने पहले ही समझा कि जो नीति शास्त्र है वो दर्शन शास्त्र माने फिलॉसफी, फिर साइकोलॉजी माने मनोविज्ञान, फिर समाजशास्त्र माने सोशियोलॉजी, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आया है। तो हम देखते हैं कि दर्शन शास्त्र में कर्म एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। क्या? जब भी कोई कुछ मनुष्य करता है तो उससे जो फल उत्पन्न होता है उसको भी कर्म कहते हैं। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कुछ नहीं भाई, अपने कर्म है, कर्म काट रहे, यानी जो फल मिला वह भी कर्म की तरह से दर्शन शास्त्र में देखा जाता है। एक तो क्रिया है और एक जो उसका परिणाम है। तो ये जो फल है ये शुभ हो सकता है, अशुभ हो सकता है, या न्यूट्रल हो सकता है, उभय हो सकता है, ना शुभ है ना अशुभ है, हो रहा है, जिंदगी है, चल रही है, न कुछ बहुत अच्छा हो रहा है न कुछ बहुत खराब हो रहा है। तो ये भी एक फल है। कर्म का फल भी कर्म माना जा रहा है। फल का यह रूप क्रिया द्वारा निश्चित होता है। कैसा परिणाम होगा? जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। हो सकता है आपने गाना सुना हो। तो फल मिलेगा, फल होना है किसका? कर्म का। कैसा फल मिलेगा ये कर्म पर निर्भर करेगा। जैसे दान एक शुभ कर्म है, अहिंसा अशुभ कर्म है। अब इन दोनों के परिणाम भी ऐसे ही आ जाएंगे। यहां कर्म शब्द क्रिया और फल दोनों के लिए प्रयुक्त हो जाएगा। हमें क्या समझना है? कारण और प्रभाव। ये जो कारण और प्रभाव है ये हमारे लिए यहां महत्वपूर्ण हो जा रहा है, और हमें समझना होगा कि यहां कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण या प्रभाव का संबंध बना रहता है, और ये क्रिया और फल का अटूट नियम है, उसी पर आधारित है कारण और प्रभाव। जब भी कुछ परिणाम आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि आपने कुछ किया होगा। दर्शन शास्त्र क्या कहता है कि कब किया होगा? हो सकता है आज किया हो सकता है कल किया हो सकता है और पहले कभी किया हो। आपके आम के पेड़ पर आम लगा, कर्म कब किया था? 15 साल पहले, 10 साल पहले। किसने किया था? किसी ने किया था, फल आया। हो सकता है आपने पेड़ लगाया हो सकता है किसी और ने पेड़ लगाया हो। तो यह है कारण और प्रभाव का संबंध। मनुष्य के सभी कर्मों का मूल्यांकन नीति शास्त्र की विषय वस्तु नहीं है। यानी सारे कर्म या आचरण क्या नीति शास्त्र की विषय वस्तु हो जाएंगे? ओहो, अब एक और सवाल पैदा हो गया ना। सारे कर्म या आचरण नीति शास्त्र की विषय वस्तु नहीं होंगे। तो कौन से होंगे? केवल ऐच्छिक कर्म होंगे, अनैच्छिक नहीं होंगे। अनैच्छिक क्या हो सकता है? मैं नहीं करना चाहता था लेकिन मुझे करना पड़ा। कोई आया और उसने बंदूक मेरे यहां पर रख दिया और कहा कि जो आपके सामने खड़ा है उसको मारो, नहीं तो हम आपको मार देंगे। अब या तो मैं अपना प्राण दूं या उसको मारूं। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, या हो सकता है अब तो खैर कक्षाओं में ऐसा नहीं होता, कि अध्यापक कहता है कि तुम इसको मारो, और अगर तुम नहीं मारोगे दंड देने के लिए, जो अध्यापक को खुद दंड देना होता है, तो हम तुमको मारेंगे। और जब एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को मार रहा होता है और वो हल्के से मारता है तो कहता है ऐसे मारा जाता है, ठीक से मारो, नहीं तो हम तुमको फिर मारेंगे। तो क्या हो रहा है? क्या ये ऐच्छिक है? यह ऐच्छिक कर्म नहीं है, अनैच्छिक है, मजबूरी में करना पड़ रहा है। बाद में आप अपने सहयोगी से, अपने सहपाठी से कहते भी कि आप बताया वेरी सॉरी, हम तो बहुत धीरे मारना चाह रहे थे, लेकिन वो उसने बार बार कहा अध्यापक ने, तो हमें ऐसा करना पड़ा। मनुष्य के केवल ऐच्छिक कर्मों को नीति शास्त्र में समझा जाता है, देखा जाता है, इनका अध्ययन किया जाता है। अब ऐच्छिक कर्म क्या है? विभिन्न विकल्पों में चुनाव करके किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला कर्म नैतिक निर्णय का विषय होता है।
क्या क्या बातें आ गई हमारे सामने आ गया कि कुछ विकल्प हैं, एक दो, एक ही है तो फिर विकल्प नहीं है। किसी ने यहां बंदूक लगा दिया, कहा मारो, तो मेरे पास विकल्प कहां है? अब हो सकता है मारो, हो सकता है ना मारो, विकल्प है। तो फिर जब विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव मैं करूंगा, किस लिए? किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। उद्देश्य की पूर्ति भी आवश्यक है, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। विकल्प है एक बात, उद्देश्य है दो बात, और अब मैं इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ कर रहा हूं, विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुन रहा हूं, तो इसको हम मित्रों कर्म कह रहे हैं। नीति शास्त्र में इन्हीं कर्मों का नैतिक मूल्यांकन किया जाता है और किसी चीज की बात नहीं हो रही। हम और कोई बात करते ही नहीं, केवल इन्हीं कर्मों का नैतिक मूल्यांकन करते हैं। अनैच्छिक कार्य है, करना नहीं चाहते थे, हो गया, इसका मूल्यांकन नीति शास्त्र नहीं कर रहा है। अनैच्छिक कर्म, इनवॉलंटरी, ऐसे कर्म जिस पर आपका कोई अधिकार नहीं था, कोई नियंत्रण नहीं था, और जिन्हें करने अथवा न करने के लिए वह स्वतंत्र नहीं है, हैबिचुअली हो जा रहा है, सेल्फ डिफेंस में हो जा रहा है, किसी के दबाव में करना पड़ रहा है, तो फिर वह इनवॉलंटरी एक्ट है और वह नीति शास्त्र की विषय वस्तु नहीं है। अनैच्छिक कर्म नहीं है, ऐच्छिक कर्म है। इसका मतलब यह हुआ कि हम अनैच्छिक कर्मों का मूल्यांकन नीति शास्त्र में नहीं करते। यहां अब एक और बात आ रही है कि कर्म आता कहां से है। कर्म से पहले विचार आता है। विचार से उत्पन्न हो रहा है कर्म, और यही कर्म मनुष्य के आचरण को निर्धारित करता है। मेरे मन में आया कि यहां रुपया रखा हुआ है, लाइए उसको अपनी जेब में रख लेते हैं। किसी की कोई बहुमूल्य वस्तु है, इसको मैं ले लेता हूं। विचार, पहले विचार और फिर कर्म। बिना विचारे कोई कर्म हुआ तो अनैच्छिक हो गया। अब कभी नीति शास्त्र उसको उचित मानेगा, कभी नीति शास्त्र उसको उचित नहीं मानेगा, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन अभी मूल रूप से जब हम बात समझ रहे हैं तो क्या कि विचार है, विचार से कर्म है, और यही कर्म मनुष्य के आचरण को निर्धारित करता है। यदि यह कर्म उचित है तो मनुष्य का आचरण, चरित्र उत्कृष्ट होगा, और अगर यह उचित नहीं है तो उत्कृष्ट नहीं होगा। रैल्फ वॉल्डो एमर्सन ने कहा, सो अ थॉट एंड रीप एन एक्ट। विचार, जैसे ही विचार आता है उससे कर्म की उत्पत्ति होने लगती है। सो एन एक्ट एंड यू रीप अ हैबिट। जब आप किसी काम को बार बार करने लगते हैं तो इससे आदत बन जाती है। सो एन हैबिट यू गॉट अ कैरेक्टर। जैसे ही आप उसी आदत को बार बार करते रहते हैं तो आपको चरित्र बनता है। और चरित्र कहां अंतिम रूप से उसकी परिणति होती है? वो होती है भाग्य, डेस्टिनी। विचार, कर्म, आदत, चरित्र और भाग्य, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप इत्मीनान से सोच के देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि एक छोटा सा उदाहरण यदि हम ले लें कि आपके मन में आया, आओ नशा करके देखते हैं। किसी मित्र ने कहा, नशा चलो करते हैं। विचार, कर्म, आपने नशा किया, एक बार किया, सिगरेट पिया, खांसी आई, कुछ नहीं हुआ, तो दूसरे ने कहा, अच्छा तुम पी नहीं पाते हो, फिर से पियो, फिर से देखो। अब ये कर्म रिपीट होने लगा। क्या हो जाएगा? आदत में इसकी परिणति होगी। विचार, नशा करें, एक बात। दूसरी बात, एक्शन। तीसरा, यही जब बार बार होने लगा
तो हैबिट। चौथा, यही हैबिट बदल गई तो लोगों ने कहा अरे ये तो नशेड़ी है, चरित्र हो गया। और यह चरित्र अंत में आपके भाग्य का निर्धारण करता है। बहुधा यह भी आपने देखा होगा कि ये न केवल आपके भाग्य का निर्धारण करता है बल्कि आपके परिवार का भी भाग्य इससे बदल जाता है। नशा आप करते हैं, भोगना पूरे परिवार को पड़ता है। तो ये है दोस्तों सह संबंध। काहे में? विचार, कर्म, आदत, चरित्र और प्रारब्ध के बीच सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विचार से जुड़ा हुआ है कर्म से जुड़ा हुआ है आदत से जुड़ी हुई है पर वो चरित्र, और चरित्र से जुड़ा हुआ है भाग्य। हमारी विषय वस्तु क्या है, किस आधार पर हम नैतिक मूल्यांकन करें? हमारी विषय वस्तु तो एकदम सहज है, सिंपल है। क्या है? ऐच्छिक कर्म। इस ऐच्छिक कर्म को हम देखते हैं कि उचित है या अनुचित है। किस आधार पर देखें, कैसे पता चले कि उचित है या अनुचित है? तो इसके लिए कुछ सिद्धांत हैं, स्टैंडर्ड्स या मानदंड हैं। सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स हैं, कुछ रीति रिवाज हैं, कस्टम्स हैं और कुछ इथिकल वैल्यूज हैं। ये वैल्यूज क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, मूल्य, सिद्धांत इत्यादि, इन सब की चर्चा हम समय समय पर करते रहेंगे। यानी हम निष्कर्ष के रूप में बड़े आराम से कह सकते हैं कि नीति शास्त्र में सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मनुष्य, सामान्य मानव के ऐच्छिक कर्म, सामान्य मानव के ऐच्छिक कर्म का कैसे सिद्धांतों, मानदंडों या नियमों के आधार पर क्या किया जा रहा है, यह तय किया जा रहा है कि यह उचित है या अनुचित। यही है मित्रों नीति शास्त्र। मुझे उम्मीद है कि नीति शास्त्र आपको पकड़ में आ रहा होगा। इसके साथ ही नीति शास्त्र में हम नैतिक निर्णय के आधारों व कारणों की विवेचना भी करते हैं। यानी हम ये देखते हैं कि जो भी निर्णय हमने किए वो किस आधारों पर किए, वो आधार उचित है या नहीं। हमने एक तो ये देखा कि कुछ आधार है, अब ये आधार अपने आप में उचित है कि नहीं। माने एक तो हमने देखा कि 1 लीटर दूध है, ठीक है। फिर हमने देखा कि ये लीटर क्या है, ये लीटर कहां से आया, तो वो लीटर भी लीटर है कि नहीं है। आप जब प्रशासनिक अधिकारी हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक कोई माप तौल विभाग भी होता है और किसी भी व्यापारी को या उसको जो माप तौल वाले यंत्रों, उपकरणों का प्रयोग करता है, जैसे कपड़ा व्यापारी मीटर का उपयोग करता है, जैसे तरल पदार्थ बेचने वाला वो लीटर का उपयोग करता है, या जब आप कुछ तोल के लेते हैं तो 1 किलो 2 किलो ऐसे आप लेते हैं। पेट्रोल पंप पे आपको लीटर में पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है। तो ये जो मेजरिंग यूनिट है जिसके आधार पर नापा जा रहा है, माने आपका किलो है भी कि नहीं। तो दोस्तों इस किलो को भी किलो माना जाए कि न माना जाए, वर्ष में एक बार आपको इसका सत्यापन प्रमाणन कराना पड़ता है। माप तौल विभाग पर ले जाइए, अपने किलो को तौलवाइए, दिखवाइए कि ये अब किलो रह गया है कि नहीं। हो सकता है आपका किलो थोड़ा सा कम हो गया हो, तो ये लोग क्या करते हैं कि आपके किलो के पीछे कुछ थोड़ा सा चिपका देते हैं, मसाला, कुछ वो रांगा या लोहा चिपका देते हैं, तो उससे आपका किलो हो जाता है। यानी हम यहां नीति शास्त्र में क्या कह रहे हैं कि ये जो आधार है, ये आधार यानी किलो ठीक है कि नहीं, इसको भी तो समझा जाए। साथ ही नैतिक निर्णयों के आधारों व कारणों की भी विवेचना की जा रही है कि इसको किलो माना जाए, इसकी भी विवेचना हम यहां कर रहे हैं। तो कुछ और बातें भी इसमें अब शामिल हो गई। कौन सी बातें शामिल हो गई
नैतिक आदर्श क्या हो, सही क्या है, गलत क्या है, सही गलत किस आधार पर माना जाए, वह आधार ठीक है कि नहीं, और इन सब के परिणाम स्वरूप नैतिक आदर्श का स्वरूप क्या हो, कर्तव्यों एवं नैतिक दायित्वों को क्या माना जाए, इसकी व्याख्या की जाए कि आपको ऐसा करना चाहिए था कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप अध्यापक हैं, आपको समझाना चाहिए था, आप मार कैसे सकते हैं, लोग कहते हैं। या आप कहते हैं कि पुलिस जो है वो मारेगी थोड़ी, आप एक बार उससे पूछते तो पता नहीं अपराध किया था या नहीं किया था, जांच की जानी चाहिए। ये लगातार आप देखते हैं। यहीं पर फिर अब हम कहते हैं कि मानवाधिकार आयोग आ जाता है या मानवीय अधिकारों की भी चर्चा होने लगती है। तो कर्तव्यों और नैतिक दायित्वों की व्याख्या भी नीति शास्त्र में हमें करनी होती है। इसके अलावा सद्गुण तथा दुर्गुण के अर्थ का भी विश्लेषण करना होता है। किसको हम कहें कि यह सद्गुण है, किसको हम कहें कि यह दुर्गुण है। अति सर्वत्र वर्जयेत, जहां भी एक्सेस होगा दिक्कत होगी, यह एक मूलभूत सिद्धांत है। तो फिर कहां किसको हम सद्गुण माने। लोग कहते हैं कि बहुत घी खाना बहुत अच्छा है, आप बहुत घी खाइए, अब पाचन शक्ति पे बुरा प्रभाव भी पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ जाएगा। तो फिर हम नैतिक मानदंडों और नैतिक पद्धतियों की भी विवेचना इसमें करते हैं। नैतिक निर्णयों के विषय, स्वरूप व मान्यताओं का भी विश्लेषण इसमें करते हैं। इतनी बातें हमने नीति शास्त्र में समझी। आइए देखें कि नीति शास्त्र के परिसीमन, लिमिटेशन से बाहर क्या है, इसकी सीमाएं क्या हैं। तो दोस्तों, नीति शास्त्र की कुछ सीमाएं हैं, जिनमें से कुछ बातें तो आप स्वतः समझ ही सकते हैं। क्या समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति जो समाज से बाहर रह रहा है, बच्चा जो मस्तिष्क जिसका ठीक काम नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो समाज से बाहर रहने वाला व्यक्ति, मानसिक रूप से विक्षिप्त या किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, छोटे बच्चा और अनैच्छिक तथा किसी दबाव में किए गए कर्म हमारे लिए नीति शास्त्र की विषय वस्तु नहीं रह जाते। एक सवाल और आता है कि नीति शास्त्र विज्ञान है कि कला है, और यदि विज्ञान है तो कैसा विज्ञान है। तो विज्ञान का अर्थ क्या है, विकास करना। वी का अर्थ है विकास करना और विज्ञान का अर्थ है विकास करने वाला ज्ञान। किसका विकास, मेरा विकास, आपका विकास, समाज का विकास। तो वी विकास और विज्ञान, ज्ञान माने नॉलेज या जानकारी। तो जो विकास करने वाला ज्ञान है वह हुआ विज्ञान। किसी विषय के बारे में सही अवलोकन और विश्लेषण करना, जानकारी इकट्ठी करना, ग्रहण करना, सही तरीकों से लागू करना विज्ञान है। इतनी बातें विज्ञान है। हम अपने संदर्भ में विज्ञान को ऐसे समझ रहे हैं, और विज्ञान की और बहुत तरह से परिभाषा की जा सकती है, अभी उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। और ये कौन सा विज्ञान है, ये वर्णनात्मक विज्ञान, डिस्क्रिप्टिव। इस विज्ञान में तथ्यों का वर्णन किया जाता है, क्या सही है क्या गलत है, जो वास्तविकता है उसका ज्यों का त्यों वर्णन होता है, जो है वो है। इसमें क्या है का भी अध्ययन किया जाता है, जो है वो क्या है, सही है या गलत है। इसे विधायक विज्ञान भी कहते हैं। ये तो हुआ डिस्क्रिप्टिव, और नॉर्मेटिव भी है वह विज्ञान जो नियमों एवं आदर्शों का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन करता है, देता है, बताता है कि जो नियम है वो ठीक है या नहीं है, और उसका पालन किया जाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो उस दृष्टि से भी नीति शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र और तर्क शास्त्र नॉर्मेटिव साइंस है, नियामक विज्ञान है। एक तो ये कि क्या है, और दूसरा ये कि क्या होना चाहिए। तो नॉर्मेटिव आपको बता रहा है कि क्या होना चाहिए। इसमें प्रयोजन परक व मूल्यांकन परक अध्ययन किया जाता है। प्रयोजन परक का क्या अर्थ हुआ, प्रयोजन परक का अर्थ हुआ कि इससे क्या उद्देश्य प्राप्त करने की चेष्टा की जा रही है, और मूल्यांकन परक कितना उद्देश्य पूरा हुआ अथवा नहीं हुआ। तो मानव के आचरण की सुव्यवस्थित मीमांसा
के कारण नीति शास्त्र एक विज्ञान है। यह नैतिकता के सभी पक्षों का क्रमबद्ध और वस्तुनिष्ठ अध्ययन करता है, इसलिए यह विज्ञान है। नियामक विज्ञान क्यों है? क्योंकि यह सिद्धांतों, मूल्यों, नियमों, मानदंडों और आदर्शों के आधार पर यह तय कराता है कि मनुष्य के कार्य किस तरह के हों, उसको किस तरह से काम करना चाहिए। तो ये रेगुलेट करता है, नियामक विज्ञान हो जाता है। सदाचरण एवं अच्छे जीवन की परिभाषा देता है, बताता है कि किसको अच्छा जीवन कहा जाए, और इन सब का एक सुव्यवस्थित और अन्वेषणात्मक अध्ययन करता है। एथिक्स या नीति शास्त्र को कभी कभी हम कंफ्यूज कर जाते हैं, समझ में नहीं आता कि नीति शास्त्र और नैतिकता में क्या अंतर है। नीति शास्त्र और नैतिकता दोनों में कुछ अंतर है। क्या अंतर है? कभी कभी हम इसको समझ नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए देखें कि पहले ये समझें कि नैतिकता क्या है। नैतिकता, फिर से दर्शन शास्त्र परिभाषा कोश को मैं रेफर कर रहा हूं। आपको मैंने बताया था कि क्योंकि हम प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं और जो भारत सरकार कहती है वो मानक है हमारे लिए, और उसी को मानकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित दर्शन शास्त्र परिभाषा कोश क्या बताता है? किसके बारे में? नैतिकता के बारे में। नैतिकता क्या है? नैतिकता है मित्रों, व्यक्ति के कर्म, आचरण या चरित्र की वह विशेषता जो उसके नैतिक आदर्श के अनुरूप होने से या अनुसरण करने से उसमें आती है, नैतिकता कहलाती है। नैतिक शास्त्र हमें बता रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है, और जब हम उसका अनुपालन करने लगते हैं तो हमें नैतिकता आती है। यह अंतर हो गया नैतिक शास्त्र और नैतिकता में। यानी नैतिक शास्त्र का अनुपालन किया जाएगा तो नैतिकता आएगी। ये परिभाषा हमने समझ ली। मैं आपसे फिर से निवेदन कर लूं कि जो भी इस तरह की परिभाषाएं हैं उनको कहीं एक अलग रजिस्टर पर लिख लीजिए, याद कर लीजिए। परीक्षा में, ऐसे के पेपर में या किसी और सब्जेक्ट में जहां भी आपको उपयुक्त लगे इसका प्रयोग कीजिए, और जब जब आप परिभाषा देते हैं तो इसका अच्छा असर अध्यापक पर, माने जो परीक्षक है, उस पर पड़ेगा ही। नैतिकता के लिए अंग्रेजी में जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है मित्रों, वो है मोरालिटी या मॉरल। मॉरल शब्द की उत्पत्ति अगेन लैटिन भाषा के मॉस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है रीति रिवाज। फिर से यानी नैतिकता अब क्या है? एक व्यक्तिगत मूल्य है। ओहो हो, कितनी सुंदर बात है, समझने की बात है। क्या यह व्यक्तिगत सिद्धांत है? ना, व्यक्तिगत सिद्धांत नहीं है, व्यक्तिगत मूल्य है। सिद्धांतों को हम कितनी मान्यता दे रहे हैं, उसका कितना महत्व मान रहे हैं, वह मेरा व्यक्तिगत मूल्य है। सच बोलना चाहिए, एक सिद्धांत हो गया। सामाजिक मूल्य भी हो गया कि इस समाज में सच बोला जाता है। इस समाज में भैया कोई सच नहीं बोलता। इस समाज में नियमों का पालन किया जाता है, किसी समाज में नियमों का पालन नहीं किया जाता। किसी समाज में नियमों का पालन ज्यादा किया जाता है, किसी समाज में नियमों का पालन कम किया जाता है। अरे ये तो गांव है, यहां कोई ट्रैफिक का नियम नहीं चलता, कोई दिल्ली समझो क्या? आपने सुना होगा अक्सर। या बॉम्बे में अगर आप ट्रैफिक रूल्स वायलेट करेंगे तो वहां आपका चालान हो ही जाएगा। दिल्ली में तो अनुनय विनय के बाद हो सकता है पुलिस आपको छोड़ दे, वार्निंग दे दे। तो फिर नैतिकता क्या है? नैतिकता एक व्यक्तिगत मूल्य है, आंतरिक गुण है, कैसे परिलक्षित होता है व्यक्ति के आचरण में, और क्या करता है? उचित अनुचित का बोध कराता है। यह है नैतिकता। नैतिकता एक व्यक्तिगत मूल्य है, यह व्यक्ति का आंतरिक गुण है, और उसके आचरण में
उचित अनुचित का बोध कराती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए नैतिकता भिन्न भिन्न हो सकती है। और बहुत सीधा सा उदाहरण जो यूं ही समझ में आ जाता है, किसी के लिए मांसाहार उचित है, किसी के लिए मांसाहार अनुचित है। कोई शाम को 5 बजे के बाद भोजन नहीं ही करता, उसके लिए अनुचित हो जाता है। तो ये नैतिकता भिन्न भिन्न हो सकती है, भिन्न भिन्न होती ही है। आप लगातार देख रहे हैं और ये जानते हैं कि ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ कैसे होता है, तुम्हारे यहाँ कैसे होता है। तो फिर नीति शास्त्र और नैतिकता में अंतर क्या हुआ? सामान्य प्रचलन में नीति शास्त्र और नैतिकता एथिक्स एंड मोरालिटी इंटरचेंजेबली पर्याय के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु ये सही नहीं है। इसका एक ही अर्थ समझा जाता है, लेकिन इनमें अंतर है। और हिंदी भाषा में कभी कभी हम इन दोनों के लिए यानी एथिक्स और मोरालिटी के लिए नैतिकता शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। ये हमारी गलती है। क्या करें? एक तो है नीति शास्त्र एथिक्स और एक है नैतिकता मोरालिटी। नीति शास्त्र क्या है? यह दार्शनिक अध्ययन है या सिद्धांतों, नियमों, विनियमों इत्यादि का क्रमबद्ध अध्ययन है। और नैतिकता क्या है? यह नीति शास्त्र की विषय वस्तु के अंदर पढ़ा जाने वाला कार्य है। यानी जो नैतिकता है यह व्यक्ति विषयक है और नीति शास्त्र समाज विषयक है, सामाजिक अवधारणा है। नीति शास्त्र की प्रकृति वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव है। ये मेरा आपका नहीं है, जो है वो है, उस समाज का है, उस राष्ट्र का है, उस समूह का है। लेकिन मैं उस समाज, समूह, राष्ट्र का अंग होने के बावजूद उसको हो सकता है मानूं, हो सकता है ना मानूं। यानी ये आत्मनिष्ठ हो गया, सब्जेक्टिव हो गया। कोई मानेगा और कोई नहीं मानेगा। नीति शास्त्र का पंथ आधारित होना अनिवार्य नहीं है। हिंदू, मुसलमान इत्यादि से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपका कोई भी पंथ हो सकता है, आप ईसाई हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, कोई जीव हो सकते हैं। पंथ से इसका कोई लेना देना नहीं है। नीति शास्त्र पंथ की अवधारणा से अलग है। कोई बात कहां सही है, कहां गलत है, इस पर हम चर्चा, विचार विमर्श कर सकते हैं, लेकिन ये पंथ से रेगुलेट नहीं होगा। और नैतिकता पालन पोषण, परिवार, समाज, शिक्षा, पंथ से आएगी। इसकी भूमिका अनिवार्य है। मैं किसको सही मानता हूं, ये कहां से आएगा, ये मैं कहां से सीखूंगा। मैं अपने परिवार, पालन पोषण, जैसे मैं पाला पोसा गया, जिस परिवार में या समाज में मैं पला बढ़ा, जैसी मेरी शिक्षा दीक्षा हुई और जिस पंथ से मैं आता हूं। यहां पर देखिए मित्रों, बार बार शब्द पंथ इस्तेमाल कर रहा हूं, धर्म नहीं कर रहा हूं। पंथ और धर्म में अंतर है। पंथ हम हिंदू, मुसलमान इत्यादि को कह सकते हैं। धर्म वह है जिसका आप पालन करते हो। धर्म का कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है। तो जिसको हम रिलीजन कहते हैं वो धर्म नहीं है। इसको भारतीय संविधान भी मानता है। इसकी चर्चा हम फिर किसी और समय करेंगे। नीति शास्त्र वास्तव में आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट, जो ये बताती है किसी के समाज, समूह, संस्था या कार्य क्षेत्र में व्यक्ति कैसे व्यवहार करेगा। आचरण का नियंत्रण और मूल्यांकन किया जाएगा। जबकि नैतिकता क्या है? वे मानक या आदर्श हैं जिनके आधार पर कौन करेगा। व्यक्ति स्वयं के व्यवहार एवं कर्मों का औचित्य निर्धारित करेगा। समाज नहीं करेगा, दूसरा नहीं करेगा, समूह नहीं करेगा, मैं खुद अपने बारे में तय करूंगा। तो यह हुआ नैतिकता और नीति शास्त्र का अंतर। आप चाहें तो इसकी एक टेबल बना सकते हैं और टेबल बनाकर आप इसके आधारों को लेकर भी इसको समझ सकते हैं। कुछ बातें नीति शास्त्र के विषय में हमने आज की,
अगले लेक्चर में हम अब कुछ और बातें करेंगे जो हमें कुछ शब्दों को समझने में मदद करेंगे। हम उन शब्दों को पहले समझेंगे और तब हम नीति शास्त्र को और आगे समझने का प्रयास करते चलेंगे। जगह जगह जब भी आप पढ़ाई कर रहे होंगे आपको नए शब्द मिलेंगे। जब तक आपको वो शब्द समझ में नहीं आएंगे, जब तक उन शब्दों को आप अच्छे से समझ के आत्मसात नहीं कर लेंगे, तब तक आपको कुछ पढ़कर मजा नहीं आएगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कुछ शब्दों के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।